इस लेक्चर में प्रोविजंस इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें इमरजेंसी प्रोविजन जो हैं वो पार्ट 18 में दिए गए हैं, जो आर्टिकल 352 से 360 के बीच में दिए गए हैं। ये जो प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इमरजेंसी के बारे में बताते हैं। एबनॉर्मल सिचुएशन इमरजेंसी का मतलब होता है, ठीक है। 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी होती है, प्रेसिडेंट रूल होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी 352 में लगती है, प्रेसिडेंट रूल 356 में लगता है, फाइनेंशियल एनर्जी 360 में लगती है। एक्सटर्नल इमरजेंसी जो है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन दो बेसिस पर लगती है। इंटरनल इमरजेंसी इंटरनल रेवेलियन के बेसिस पर लगती है। तो नेशनल इमरजेंसी दो प्रकार से लगती है, एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल में वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, इंटरनल में इंटरनल रेवेलियन हो गया। प्रेसिडेंट रूल जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है स्टेट की, वो फेल हो जाती है तो प्रेसिडेंट रूल लगता है, जिसको गवर्नर रिकमेंड करता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम कंट्री की थ्रेटन हो जाती है। नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 में दी गई है। नेशनल इमरजेंसी किसमें दी गई? आर्टिकल 352 में। नेशनल इमरजेंसी क्या है? प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर की जाती है व्हेन देयर इज अ ग्रेव थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी ऑफ इट्स टेरिटरी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी है वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर की जाती है जब ग्रेव थ्रेट होती है सिक्योरिटी, भारत की सिक्योरिटी को, any of its territory due to war, external aggression, armed rebellion, he can proclaim in emergency whole of India और एनी पार्ट, किसी भी पार्ट में भी लगा सकता है प्रेसिडेंट, और पूरे भारत में भी लगा सकता है। प्रेसिडेंट क्या करता है? इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है एक्चुअल अक्रेंस, मतलब जैसे युद्ध होने वाला तो युद्ध से पहले लगा है। एक्सटर्नल एग्रेशन अगर हो रहा है या आर्म्ड रिबेलियन हो तो उससे पहले लगता है इमरजेंसी। अगर वो सेटिस्फाई है कि यहाँ पर इमीडिएट डेंजर है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर करता है? नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर करता है? जब कैबिनेट रिटर्न रिकमेंडेशन देती है, ठीक है। यहाँ पर नोट करना चाहिए, ये कैबिनेट है जो वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। 44वां संविधान संशोधन था 1978 के द्वारा, तब इसको जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। Approval of such a proclamation must be done by special majority of both the houses of the parliament, ठीक है। और दोनों हाउसों के द्वारा इस प्रोक्लेमेशन का अप्रूवल चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। अगर दोनों हाउस अप्रूव करते हैं तो ये जो इमरजेंसी है वो फोर्स में 6 महीने के लिए रहेगी। हालांकि ये इंडेफिनिट पीरियड तक रह सकती है। पार्लियामेंट हर 6 महीने में इसका अप्रूवल कर सकता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी समय रिवोक की जा सकती है, ठीक है। एक दूसरा प्रोक्लेमेशन निकाल सकता है रिवोक करने के लिए, अगर लोकसभा डिसअप्रूव करती है प्रोक्लेमेशन को। इफ लोकसभा डिसअप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और इट्स कंटिन्यूएंस, ठीक है। रिवोक भी कर सकता है और कंटिन्यू भी रह सकती है, ठीक है। अब कितनी बार नेशनल इमरजेंसी भारत में लग चुकी है? देखो, सबसे पहले तो 26 अक्टूबर 1962 को इंडिया चाइना वॉर हुआ था। फिर 3 दिसंबर 1971 को इंडो पाकिस्तान हुआ था। फिर 25 जून 1975 इंटरनल डिस्टरबेंस की बेसिस पे लगी थी, जब इंदिरा गांधी के समय में लगी थी ये, ठीक है, इमरजेंसी। 25 जून 1975 पहला, 26 अक्टूबर 1962 को इंडो चाइना वॉर, 3 दिसंबर 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, और 25 जून 1975 इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पर। अब इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, क्या इफेक्ट पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का? देखो, लाइफ ऑफ लोकसभा एंड असेंबली, फंडामेंटल राइट्स और सेंटर स्टेट रिलेशन, इन पे क्या प्रभाव पड़ता है? लोकसभा और स्टेट असेंबली पे क्या करता है कि जो लोकसभा होती है, ठीक है, तो उसकी लाइफ बढ़ाई जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा 1 साल के लिए, ठीक है। वाई 1 ईयर एट ए टाइम, एक बार में 1 साल बढ़ाई जा सकती है, बट 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती। आफ्टर इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट, जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो 6 महीने से ज़्यादा तक एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। और वैसे एक बार में 1 साल बढ़ा सकते हैं। अब जो स्टेट असेंबली है वो भी एक बार में
1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है इंडेफिनिट पीरियड तक, बट वो 6 महीने के बियॉन्ड भी एक्सटेंड नहीं कर सकते अगर इमरजेंसी खत्म हो जाती है। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 358 और 359 ये कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका सस्पेंशन होगा, ठीक है, नॉर्मल केसेस में। लेकिन आर्टिकल 20 और 21, 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, इनको रिवोक नहीं किया जा सकता फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्या फर्क पड़ता है। सेंटर क्या है, सेंटर बिकम्स एंटाइटल टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू द स्टेट और एनी मैटर। हालांकि जो लेजिस्लेटिव पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की, ठीक है, वो सस्पेंड नहीं होती हैं। ये किस पर डिपेंड करता है कि इट बिकम सब्जेक्टेड टू ओवरराइडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और सेंटर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देता है स्टेट को किसी भी मैटर पर, उसके पास अथॉरिटी आ जाती है। और जो लेजिस्लेटिव पावर है स्टेट की वो सस्पेंड नहीं होती है, ठीक है। और पार्लियामेंट ओवरराइड कर सकता है, उस पर बना सकता है, ठीक है, कानून बना सकता है। प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उस पर ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू कर सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है। और पार्लियामेंट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू सेंटर और स्टेट का वो भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। हम बात करते हैं कि लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा बने स्टेट सब्जेक्ट पर इमरजेंसी के दौरान, वो 6 महीने तक रहते हैं। जब इमरजेंसी खत्म हो गई मान लो, तो 6 महीने तक उन लॉ को फोर्स में रहेंगे, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, या 6 महीने तक रहते हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये मैंने ऊपर देखा था अपन ने। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में देखते हैं अपन आर्टिकल 358 क्या कहता है, 359 क्या कहता है। 358 क्या कहता है कि डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर 19, ठीक है। जो ये डील करता है फंडामेंटल राइट्स 19 के तहत जो मिले उसका सस्पेंशन हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी ऑन अकाउंट्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है क्योंकि उस किस बेसिस पे एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। पूरी इमरजेंसी जब तक लगी रहती तब तक ये 19 सस्पेंड रहता है। 58 ये कहता है। 59 क्या कहता है, ये फंडामेंटल ऐसे फंडामेंटल राइट्स जिसका इन्फोर्समेंट सस्पेंड होता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा। जैसे आर्टिकल 359 है वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स को किस बेसिस पर, एक्सटर्नल और इंटर इमरजेंसी की, ठीक है, फॉर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ये जो प्रोक्लेमेशन है नेशनल इमरजेंसी को, ये सस्पेंड नहीं होता है। हालांकि ये सस्पेंड नहीं होता है, स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड नहीं करता है। नेशनल इमरजेंसी लग गई तो जरूरी नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो। अगर वो सस्पेंड होता है, ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर का यूनियन और स्टेट, ठीक है। अच्छा, तो देखो लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता है। अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट का लेजिस्लेचर सस्पेंड हो गया, लेकिन जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं यूनियन और स्टेट के बीच में वो सस्पेंड हो जाती है, अथॉरिटी सेंटर के पास आ जाती है, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या सस्पेंड नहीं करता है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटी अंडर 20 एंड 21 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। 20-21 मैंने ऊपर आपको बताया। प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करें, 356 में ये कहा गया है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल से अपन क्या समझते हैं, प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है कि आर्टिकल 356 में दिया है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है स्टेट में, यार संविधान के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो पा रहा है और गवर्नर रिकमेंड कर देता है प्रेसिडेंट रूल के लिए प्रेसिडेंट को, उस केस में प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगती है, ठीक है। इफ द प्रेसिडेंट रियलाइजेज ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नर रिपोर्ट, गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पर रियलाइज करता है, ठीक है। अदरवाइज द सिचुएशन एज अराइजन दैट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही में इशू द स्टेट इमरजेंसी। ये जो चीज है ये आर्टिकल 356 में दी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है राज्य में, तो उस केस में 365 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है
इसमें लिखा भी है व्हेन स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन गिवन बाय द सेंटर, जब भी डायरेक्शन सेंटर ने दिया है तो ये इसमें लगते हैं प्रेसिडेंट रूल, ठीक है 365 में। अब प्रोक्लेमेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, जो स्टेट इमरजेंसी लग रही है पार्लियामेंट के द्वारा 2 महीने में अप्रूव होनी चाहिए, अदरवाइज वो खत्म हो जाती है, ठीक है। और वंस द प्रोक्लेमेशन इज अप्रूव्ड इट रिमेन इन फोर्स फॉर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन, एक बार जो प्रोक्लेमेशन अप्रूव हो जाती है, वंस द प्रोक्लेमेशन इज अप्रूव्ड इट रिमेन्स इन फोर्स फॉर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन। If the proclamation of emergency, national emergency is already in operation under Article 352, the Election Commission certified that the election cannot be held on occasion, then state emergency can be extended up to 3 years. अगर नेशनल इमरजेंसी पहले लगी है आर्टिकल 352 में तो इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करता है कि इलेक्शन नहीं हो सकते ऐसी स्थिति में, तो स्टेट की जो इमरजेंसी है वो 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो स्टेट इमरजेंसी वो 356 के तहत सस्पेंड करती है स्टेट लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट। ये किससे एज्यूम किया जाता है, किसके द्वारा, ये प्रेसिडेंट के द्वारा एज्यूम किया जाता है किसी पर्टिकुलर पार्ट में या पूरे स्टेट में, ठीक है। ये 356 में कहती है। आरटीआई रिस्पॉन्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड 115 बार लगाया जाए 2016 तक प्रेसिडेंट रूल, तो कहीं ना कहीं ये मिसयूज भी कह सकते हैं होता होगा, ठीक है। इसलिए ये आरटीआई बताती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की प्रेसिडेंट रूल 115 बार 2016 तक लग सकता है, काफी बड़ा वो है, ठीक है। हम बात करते हैं कि मैंडेटेड कंडीशन लीडिंग टू इम्पोजिशन प्रेसिडेंट रूल अंडर 365, क्या कंडीशन है जिससे 365 जो आर्टिकल उसमें लगती है। हंग असेंबली, ठीक है, कोई भी पार्टी मेजोरिटी सिक्योर नहीं कर पाती है स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। या नो पॉसिबिलिटी ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, कोई गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है, या लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी रिफ्यूज टू फॉर्म गवर्नमेंट, और जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है वो गवर्नमेंट बनाने से मना कर देता है, तो इस केस में हंग असेंबली में वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। आर्म्ड रिवेलियन हो जाता है, या आर्टिकल 365 में फेलियर टू कंप्लाई विद द इफेक्ट डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन, ये भी हो सकता है। इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो जाते हैं ऑन द अकाउंट ऑफ सिचुएशन नेचुरल डिजास्टर वॉर एंड एपिडेमिक आ गया है, इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो, उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल लगता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में देख लेते, 360 में दी गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या 360 के तहत लगती, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर वो सेटिस्फाई होता है कि एक सिचुएशन आ गई है जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और जो क्रेडिट ऑफ इंडिया है किसी भी पार्ट का वो थ्रेटन्ड है, खतरे में आ गया, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में लगाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है वो 2 महीने के भीतर पार्लियामेंट के द्वारा पास होना चाहिए। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और उसका डिसोल्यूशन 2 महीने के प्रोक्लेमेशन जो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी और 2 महीने के भीतर उसका डिसोल्यूशन हो गया, ठीक है, विदाउट अप्रूवल, देन इट विल सप्राइज अंटिल 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, और जैसे ही फिर लोकसभा की पहली सिटिंग होगी तो 30 दिन तक वो रह सकती। जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी और 2 महीने के भीतर उसको पास नहीं करा पाया, मान लो किसी कारण से पास नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी को 2 महीने के अंदर हमें पार्लियामेंट से पास करना होता है। उस 2 महीने के दौरान अगर वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, लोकसभा का डिसॉल्व हो जाती, तो जब भी लोकसभा की पहली सिटिंग होगी तो 30 दिन तक वो सरबराह 1 महीने तक और रहेगी। अगर 1 महीने में आप पास करा दे तो ठीक है, नहीं अपने आप रिवोक हो जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आफ्टर इट रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड राज्यसभा अप्रूव इट इन द मीन टाइम, लेकिन राज्यसभा उस समय उसको अप्रूव कर दे, ठीक है, 30 दिन तक रहेगी। अच्छा, अगर राज्यसभा इसको मीन टाइम में अप्रूव कर देता है तो वो रह सकती है, ठीक है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्रूव होती दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी देन इट विल सर्वाइव अंटिल इट्स रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी दोनों हाउस पार्लियामेंट के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा पास हो जाती तो जब तक प्रेसिडेंट उसको हटाएगा नहीं तब तक बनी रहेगी, सो इट कैन रिमेन इन फोर्स फॉर इंडेफिनिट टाइम। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कोई टाइम नहीं है,
इंडेफिनिट पीरियड के लिए रह सकती है, 2 महीने के भीतर पास करना होता है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो लोकसभा फर्स्ट सिटिंग के बाद 30 दिन के भीतर करना चाहिए, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन के बाद राज्यसभा के उस मीन टाइम में उसको पास करते हैं। अब पार्लियामेंट अप्रूवल के बारे में बात करते हैं। पार्लियामेंट अप्रूवल, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल, ठीक है। अब प्रोक्लेमेशन में क्या होगा पहले देख लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी में ये दोनों हाउसेस के द्वारा 1 महीने के भीतर पास होनी चाहिए, ठीक है। मंथ ऑफ इट्स इशुएंस बाय स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। प्रेसिडेंट रूल में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, दोनों हाउस के द्वारा 2 महीने के भीतर, ठीक है। और ये 2 महीने के भीतर पास होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी। तो अब मैं इसमें एक चीज 2 चीज लिख लेते, देखो इसमें क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, इसमें क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी, इसमें क्या चाहिए, सिम, इसमें सिम, इसमें सिम, इसमें एसएम, ठीक है। टाइम कितना है, 1 महीने के भीतर। ये इसका कितना है, 2 सिम, 2 सिम, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी 2 महीने, सिंपल मेजोरिटी 2 महीने, स्पेशल मेजोरिटी 1 महीना। अब रिवोकेशन देख लेते हैं। रिवोकेशन में क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी समय पर इसको प्रोक्लेमेशन के द्वारा हटाया जा सकता है। एक रेजोल्यूशन पास होता है लोकसभा के द्वारा जो इसका कंटिन्यूएंस को खत्म करता है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, ठीक है। प्रेसिडेंट रिवोक होता है प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी, जिसमें लोकसभा का कोई रोल नहीं है, वो तुरंत रिवोक कर सकता है। ये रिवोक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के रूल। तो अब इसमें देख लेते हैं, देखो इसमें क्या है, प्रेसिडेंट हटा सकता है लेकिन यहाँ पर लोकसभा के साथ, और यहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट रूल में और फाइनेंशियल इमरजेंसी में, ठीक है। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है।